जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रमेंद्र कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अर्थशास्त्र की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग कल एक पढ़े थे वाशिंगटन सहमति, अर्थात देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में एक सहमति दी गई थी लोगों को देश में कि आप किन किन व्यवस्थाओं का आप प्रयोग करके, किन किन सुझावों का प्रयोग करके आप अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। वाशिंगटन सहमति ने अपने 10 सुझाव दिए थे और ने बताया था जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, जो विश्व बैंक है, इनके द्वारा सुझाव दिए गए थे। देखिए उसके फलस्वरूप क्या होता है, एक आती है बीजिंग सहमति। तो क्वेश्चन इसमें से 2 या 3 पूछे जाएंगे कि बीजिंग सहमति किसके, जो इसका नेतृत्व किसने किया या कब आई। देखिए होता क्या है, जो वाशिंगटन सहमति थी, वाशिंगटन सहमति में जो चीजें बताई गई, जो भी चीजें बताई गई थी, उससे कुछ अल्पकालीन प्रोग्रेस तो हुआ था, उन्नति हुई थी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं हुई थी। और जो चीजें बताई गई थी वो आगे आकर क्या होती है, अंततः फ्लॉप हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? अंततः फ्लॉप हो जाती हैं। फिर कौन आते हैं, कौन सहमति आती है? बीजिंग सहमति। देखिए बीजिंग सहमति क्या है, बीजिंग सहमति क्या है? बीजिंग सहमति क्या होती है, चीन के एक व्यक्ति रहते हैं डेंग जियाओपिंग। कौन से व्यक्ति रहते हैं? चीन के 1976 में एक व्यक्ति बताते हैं डेंग जियाओपिंग। ये क्या बताते हैं, एक सुझाव देते हैं कि अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाया जाए, अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाया जाए, अपने देश की प्रोग्रेस कैसे की जाए। तो इसी आधार पर जो इन्होंने तथ्य बताया था, इसी तथ्य पर वर्ष 2004 में, कब? वर्ष 2004 में किसके नेतृत्व में? जोशुआ कपूर रेमो के नेतृत्व में बीजिंग सहमति को चीन में पूरी तरीके से अपना लिया गया। इन्होंने सिर्फ बताया था, इन्होंने जब बताया था तो उस इनकी बताई गई अवधारणा को लागू नहीं किया गया था। ये सिर्फ एक हिस्से में लागू किया गया था, पूरे हिस्से में नहीं लागू किया गया था चीन के। जैसे मान लीजिए कि आपका जो क्षेत्रफल है, जैसे मान लीजिए कि आपका क्षेत्रफल इतना है, तो सिर्फ इतने में एक हिस्से में लागू किया जाए और ये देखा जाए कि आने वाले समय में जब सारे देश में क्या हो रहा, आर्थिक मंदी आ रही है, तो इस हिस्से में क्या हो रहा है, इस हिस्से में आर्थिक मंदी नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि जो डेंग जियाओपिंग थे, जितने भी सुझाव दिए, उन सुझावों का यहाँ पर पालन किया गया। अंततः क्या हुआ, पूरे चीन में 2004 में जोशुआ कपूर रेमो के नेतृत्व में बीजिंग सहमति अपना ली गई। समझ बात आई? तुमको 3 चीजें यहाँ याद रखना और कुछ नहीं याद रखना। आगे हम बात करते हैं। देखिए इससे क्या होता है, चीन हमारा प्रोग्रेस तो करता है, चीन हमारा प्रोग्रेस तो करता है, बहुत तीव्र गति से प्रोग्रेस करता है और सभी देश इस सहमति को अपनाते हैं। लेकिन अंततः क्या होता है, वर्ष 2010 में, कब? वर्ष 2010 में जो बीजिंग सहमति है, ये पूरी तरह से क्या हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है। क्या हो जाती है? फ्लॉप हो जाती है। उसके फ्लॉप होने के फलस्वरूप एक आती है सेंटियागो सहमति। कौन सी सहमति? सेंटियागो सहमति। विश्व बैंक के अध्यक्ष रहते हैं और विश्व बैंक के अध्यक्ष, उनका क्या नाम है? जेम्स वोल्फ नोसन। क्या नाम है? जेम्स वोल्फ नोसन। ये कौन सी सहमति के बारे में बताते हैं? सेंटियागो सहमति। बस इससे और कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ये पूछा जाएगा कि सेंटियागो सहमति किसके नेतृत्व में अपनाई गई। बात समझ में आई? बीजिंग सहमति के फलस्वरूप, बीजिंग सहमति के फ्लॉप होने के फलस्वरूप कौन सी सहमति आई? सेंटियागो। और जो बीजिंग सहमति थी, ये किस सहमति के फलस्वरूप आई थी? वाशिंगटन सहमति। कौन सी? वाशिंगटन सहमति। तो 3 सहमति हम लोग पढ़े, पहली वाशिंगटन सहमति, दूसरी बीजिंग सहमति और तीसरी सेंटियागो सहमति। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तुम्हारा 2 टॉपिक कंप्लीट होते हैं, इंट्रोडक्शन और सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। हाँ, ये कंप्लीट होते हैं। ठीक, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे? नेशनल इनकम पढ़ेंगे। जो आर्थिक नियोजन है उसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक, देखिए आर्थिक नियोजन में हमको क्या पढ़ना है? आर्थिक नियोजन में हमको पंचवर्षीय योजना पढ़ना है, योजना आयोग पढ़ना है, राष्ट्रीय विकास परिषद पढ़ना है, नीति आयोग पढ़ना है। कितनी चीजें पढ़नी है? 4 चीजें पढ़नी है। आर्थिक नियोजन में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है हम लोगों को? योजना आयोग पढ़ना है, योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है। योजना आयोग की जगह कौन सी आ गई संस्था? नीति आयोग। और योजना आयोग को अंतिम मंजूरी कौन देता था? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास
प्रतिशत ये पढ़ना है। और इसके बाद जितनी भी पंचवार्षिक योजनाएं हुई, पंचवार्षिक योजनाएं कितनी हुई हैं? 12। कितनी हुई हैं? 12। 2017 के बाद पंचवार्षिक योजनाओं को समाप्त कर दिया गया, तो इतना पढ़ना है ना। तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। अच्छा, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? बताइए, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? अच्छा, सरल शब्दों में हम समझने के लिए हमको परिभाषा तो पूछी नहीं जाएगी, हम ये कह सकते हैं ना कि देश के नागरिकों की आय ना, जो देश के नागरिक हैं, देश के नागरिकों की आय बराबर राष्ट्रीय आय हम बोल सकते हैं। इसमें कोई दो राय तो है नहीं ना। तो लिख लीजिए शॉर्ट में, देश के नागरिकों की आय, देश के नागरिकों की आय बराबर क्या होती है? राष्ट्रीय आय। देश के नागरिकों की आय बराबर राष्ट्रीय आय। इसमें डिफरेंस क्या कोई बता सकता है? इसमें डिफरेंस क्या है? आर्थिक विकास, इसमें कोई डिफरेंस बता सकता है? आर्थिक समृद्धि, इसमें कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? देखिए, समझने के लिए बताया जाए कि परिभाषा बताई जाए? क्या बताया जाए? देखिए समझो, जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति है ना। कौन से? एक व्यक्ति का नाम ए है ना। एक व्यक्ति के पास मान लीजिए कितना पैसा है? मान लीजिए 80 लाख। कितना पैसा है? 80 लाख। और एक व्यक्ति है बी ना। एक व्यक्ति कौन है? बी। देखिए, बी के पास मान लीजिए है 25 लाख। बी के पास कितने लाख रुपए हैं? 25 लाख। तो अच्छा, अभी अगर देखा जाए तो सबसे बेहतर अगर देखा जाए तो तुम लोगों को, हम लोगों को ये लगेगा कि जो ए है वो अपनी लाइफ बेहतर तरीके से जी रहा है, यही तो लगेगा। अच्छा ठीक, अगर हम यहां पर देखते हैं, अगर इसके पास देखा जाए ना, एक कार है, एक क्या है? कार है। एक अच्छा घर है ना, एक अच्छा घर है। इसकी खान पान जो है, दैनिक क्रियाएं जो हैं वो बेहतरीन है। बात समझ में आई? ये शिक्षा इसके पास बेहतर है। किसके पास? इसके पास शिक्षा भी बेहतर है। इसके पास चिकित्सीय सुविधाएं भी बेहतर है ना, चिकित्सीय सुविधाएं भी बेहतर है। अच्छा, वो बता दो, एक अच्छी वाइफ हो गई मान लियो ना, ठीक, एक अच्छी वाइफ हो गई। अच्छा, अब बताओ कौन कौन बेहतर है? कौन बेहतर है? अब बताइए, 80 लाख वाला बेहतर है कि 25 लाख वाला बेहतर है? 80 लाख वाला बेहतर नहीं है। कौन बेहतर है? 25 लाख। कौन बेहतर है? 25 लाख वाला। क्यों? क्यों बेहतर है? मान लीजिए आपके पास पैसा है, मान लीजिए आपके पास पैसा है और आप उस पैसा का सदुपयोग बेहतरीन ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी सारी जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहे हैं, तो क्या आप प्रोग्रेस कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। 4-5% लोग हैं जो इसकी मतलब इसका समझते हैं ना। ठीक, स्पष्ट। आगे हम राइट करते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया? ठीक, लिखिए, जीडीपी या पीसीआई में होने वाली, जीडीपी या पीसीआई में होने वाली वृद्धि दर्शाती है, वृद्धि दर्शाती है। अच्छा, जीडीपी क्या है? हाँ, घरेलू सकल उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। और पीसीआई, पीसीआई पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम को हम क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय ना। तो देखिए, जो सकल घरेलू आय है ना और जो प्रति व्यक्ति आय है,
जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय के किसके बारे में दर्शाती है? वृद्धि को दर्शाती है। ये हमारी क्या हो गई? आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि में सकल घरेलू आय और प्रति व्यक्ति आय के वृद्धि के बारे में दर्शाया जाता है। ठीक, अगर इधर हम किसके बात करेंगे, इसमें समस्त विकास को दर्शाता है। इसके पास समस्त विकास है कि नहीं? समस्त विकास को दर्शाता है, समस्त विकास को दर्शाता है। जैसे लिख लीजिए आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनैतिक विकास। जैसे कौन विकास? आर्थिक विकास, राजनैतिक विकास, सामाजिक विकास। ठीक, राइट करिए। ये अंतर समझ में आ गया कि आर्थिक समृद्धि क्या है और आर्थिक विकास क्या है। इसमें समस्त विकास अगर आप समस्त विकास अगर आप कर पा रहे हैं तो आपका क्या है? आर्थिक विकास बेहतर है। लेकिन अगर आपकी सकल घरेलू आय या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो आपकी आर्थिक समृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? आर्थिक समृद्धि हो रही है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। ठीक, राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय का मापन कौन करता है? किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा? किसके द्वारा बताइए भाई। हेडिंग डालिए राष्ट्रीय आय का मापन। हेडिंग डालिए राष्ट्रीय आय का मापन। देखिए अर्थशास्त्र में बहुत बेहतरीन टॉपिक माना जाता है। कौन? नेशनल इनकम। प्रति व्यक्ति आय पे, प्रति व्यक्ति नहीं, आप लोग मैथ में एवरेज पढ़ा होगा ना। एवरेज क्या होता है? हाँ, ऐसे मान लीजिए कि आपके देश में टोटल कितनी इनकम हुई, आपके देश में टोटल कितने लोग हैं, उसको उससे डिवाइड कर दिया जाता है। असम में। ठीक, ऐसे मान लीजिए, सुनो, ऐसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उनका नाम क्या है? सुजीत। क्या नाम है? सुजीत। मान लीजिए सुजीत की पत्नी उनसे रोज जिद करते हैं कि तुम हमको गोलगप्पे खिलाने नहीं जाते हो, गोलगप्पे खिलाने नहीं ले जाते हो। तो सुजीत कहें कि चलो हम कमाते किसके लिए हैं? तुम्हारे लिए। बाजार लेकर जाते हैं और दोनों लोग गोलगप्पे खाते हैं। तभी क्या होता है? सुजीत की 2 साल ही आ जाती है। तो टोटल कितने लोग हो गए? 4 लोग। तो 10-10 रुपए के सारे लोग खा लेते हैं। 10-10 रुपए खाने के बाद सुजीत क्या करते हैं? दोनों को फेंक देते हैं और कहते हैं मैं सब्जी लेकर आ रहा हूं। तो गोलगप्पे वाला इशारा करता है कि और खिलाएं। तो इनकी पत्नी जो मुंह में गोलगप्पा भर जाती है वो इशारा करती है, ऐसे किया जाता है ना गोलगप्पा खाते समय, ऐसे किया जाता है ना कि और खिलाओ। उसके बाद जब आते हैं सुजीत वहां ना, तो उस दुकानदार से पूछते हैं कितने रुपए हुए। उस दुकानदार से पूछते हैं कितने रुपए हुए। तो उसने कहा 100 रुपए। कितने रुपए हुए? 100 रुपए। तो जब 100 रुपए बोला ना, तो उसके बाद इनकी पत्नी ने फिर इशारा किया कि और खा लें। तो सुजीत ने कहा नागिन खाती रहे। क्या कहा? नागिन खाती रहे। भाई साहब उसने दोनों फेंक दिया। उसने कहा मुझे नागिन क्यों कहा? तो सुजीत ने कहा मैंने कहा नागिन, अर्थात कामा लगाकर कहा। तभी वहां एक व्यक्ति खड़े थे, वो मैथ में थोड़ा बेहतरीन थे। उन्होंने बताया कि जो 100 रुपए है ना, 100 रुपए में टोटल आपने कितने लोग खाए? 4 लोग। अर्थात एक लोगों के हिस्से में कितने रुपए आया? 25। सुजीत को लगा मेरी पत्नी अकेले 100 रुपए बताओ सब खा गई। तो इसी प्रकार हम किसकी गणना करते हैं? किसकी गणना करते हैं? राष्ट्रीय आय की। चलिए ठीक, आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय का मापन ना। राष्ट्रीय आय का मापन कौन करता है? देखिए 2 चीजें तुम लोगों को हम बता चुके हैं। एक द पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत पूछी जाती है, दादा भाई नौरोजी। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है धन का निष्कासन सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। और सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने ही राष्ट्रीय मतलब जो राष्ट्रीय आय है, प्रति व्यक्ति आय को बारे में बताया था। और जब इन्होंने बताया था उस समय प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए थी? 20 रुपए। कितने रुपए थी? 20 रुपए ना। लेकिन उन्होंने एक
बेहतरीन ढंग से नहीं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहले जो जनगणना है वो 1872 में चालू हो जाती है, लेकिन नियमित की जनगणना की बात करते हैं तो 1881 से ना। ठीक, तो बात करते हैं राष्ट्रीय आय का मापन। लिखिए CSO किसके द्वारा होता है? CSO लिखिए सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जिसको हम कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अर्थात जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय का मापन सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? केंद्रीय सांख्यिकी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसके द्वारा क्या होता है? राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है। ठीक, आगे लिख लीजिए, राष्ट्रीय आय का मापन CSO द्वारा होता है ना। किसके द्वारा होता है? CSO द्वारा। इसकी स्थापना कब होती है? कब स्टैब्लिश होता है? स्टैब्लिश कब होता है? 1951, 1951। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? कहाँ पर? मुंबई? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ पर है? नई दिल्ली। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? ठीक, देखिए राष्ट्रीय आय का मापन कौन करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसकी स्थापना 1951 ईस्वी में होती है और इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली। कहां पर है? नई दिल्ली। अगला पॉइंट राइट करिए। 23 मई 2019 को, 23 मई 2019 को CSO के स्थान पर, CSO के स्थान पर NSO को मंजूरी दी गई। NSO को मंजूरी दी गई। को मंजूरी दी गई? NSO। देखिए पहले जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है, लेकिन 23 मई 2019 को CSO के स्थान पर एक नई संस्था बनाई गई जिसका नाम क्या है? NSO। क्या नाम है? NSO। क्या नाम है? NSO। आगे हम बात करते हैं NSO किन किन चीजों को मिलकर बनी। देखिए NSO को बनाने के लिए दो चीजों को मर्ज कर दिया गया है। NSO में किन किन चीजों को मर्ज किया गया है? दो चीजों को। कौन कौन? CSO और NSSO। NSSO लिखिए नेशनल सैंपल सर्वे आगे क्या हो जाएगा? ऑफिस। अर्थात NSO में दो चीजें मर्ज कर दी गई, एक CSO, एक NSSO। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? इसको कहेंगे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। क्या कहेंगे? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। ठीक हो गया? यहां तक हो गया? ठीक, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं, आगे लिखा जाए, चला जाए आगे। ठीक, देखिए हमने अभी क्या बताया कि भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का मापन किसके द्वारा किया गया? राइट करिए यही पॉइंट, राइट करिए सभी लोग यही पॉइंट। देखिए भारत में सर्वप्रथम, भारत में राष्ट्रीय आय का मापन, भारत में राष्ट्रीय आय का मापन, राष्ट्रीय आय का मापन सर्वप्रथम किसने किया? दादा भाई नौरोजी ना, दादा भाई नौरोजी ने किया, दादा भाई नौरोजी ने किया, दादा भाई नौरोजी ने किया। कब किया?
1896, 1991 भाई साहब, 1947 में तो हम लोग आजाद हो जाते हैं, 1947 में तो हम लोग आजाद हो जाते हैं। हाँ, एक बार देखो कब हुआ था, 1867-68 शायद। देखिए एक बार, हमारी समझ से तो 67-68 है। 1867-68 संभवतः, एक बार देखिए, 1867-68 में, ठीक। इनकी जो पुस्तक है ना, इनकी जो पुस्तक थी, इनकी पुस्तक का नाम लिखिए। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? द पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हालांकि इसको शायद हम लिखा चुके हैं ना, पहले लिखा चुके हैं। एक पॉइंट और लिख लीजिए, धन का निष्कासन सिद्धांत इन्होंने दिया। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? धन का निष्कासन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? धन का निष्कासन सिद्धांत। सुनिए, जब दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का मापन किया ना, तो प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? पर कैपिटा इनकम कितनी थी? 20 रुपए। कितनी थी? 20 रुपए। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? अगली लाइन से लिखते हैं, ये बात समझ में आ गई। इनकी पुस्तक जरूर लिख लेना, कई बार पूछी गई है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सर्वप्रथम किसके द्वारा मूल्यांकन किया गया था? तो 1867-68 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पुस्तक का नाम द पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था, उस सिद्धांत का क्या नाम है? धन का निष्कासन सिद्धांत, या धन का बहिर्गमन सिद्धांत भी कह देते हैं। निष्कासन को हम बहिर्गमन ना, निकला हुआ, बाहर गया। ठीक, अगली लाइन लिखते हैं, लिखिए वैज्ञानिक विधि से। अगला पॉइंट राइट करते हैं, लिखिए वैज्ञानिक विधि से लिखिए वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय का मापन सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का मापन सर्वप्रथम किसने किया था? राइट करिए, वी के आर वी राव ने किया। कब किया? कब किया? 1931-32 में। कब किया? 1931-32 में। और जब इन्होंने किया था ना, तो पर कैपिटा इनकम जानते हो कितनी आई? पर कैपिटा इनकम जानते हो कितनी रुपए आई थी? 62 रुपए। कितनी आई थी? 62 रुपए। वी ने जब किया तो 1900 कब किया? 31-32 में किया। और जब 1931-32 में इन्होंने मापन किया, तो प्रति व्यक्ति आय कितनी आई? पर कैपिटा इनकम इसको कहते हैं ना, प्रति व्यक्ति आय। समझ रहे हो कि लिखने पूरा? पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए आई? हाँ, जैसे दो क्वेश्चन जैसे पूछा जाए कि वैज्ञानिक आधार पर सबसे पहले राष्ट्रीय आय का मापन किसने किया? वी राव ने। कब किया? 1931-32 में। लेकिन कहा जाए सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का मापन किसके द्वारा किया गया? दादा भाई नौरोजी ने किया। कब किया? 1867-1868 में। कितनी आई थी? 20 रुपए। कितनी आई थी? 20 रुपए। ठीक, आगे राइट करते हैं, लिखिए अगले लाइन से लिखो, लिखिए 1949 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन होता है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन होता है 1949 ईस्वी में। एक संस्थान बना दी जाती है इसके लिए। लिखिए 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय आय समिति का गठन होता है। देखिए, जो इसके अध्यक्ष है ना, राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब होती है? 1949 में। इसके जो प्रेसिडेंट रहते हैं, इसके जो अध्यक्ष रहते हैं, अध्यक्ष कौन रहते हैं? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अध्यक्ष कौन रहते हैं? सुनिए, एक क्वेश्चन यहां जानते हो क्या पूछा जाता है? सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है?
सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए जो इनके अध्यक्ष हैं पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस। तो पीसी महालनोबिस के डेट ऑफ बर्थ जो थी, जो डेट थी जिस दिन का जन्म हुआ था ना, तो कब मनाया जाता है? 29 जून को। कब मनाया जाता है? 29 जून को। तो अध्यक्ष हमने क्या नाम बताया? पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस इसके क्या थे? अध्यक्ष थे ना। और राइट कर लेना पॉइंट की इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर 29 जून को क्या मनाया जाता है? 29 जून को क्या मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस। सांख्यिकी दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक, आगे हम बात करते हैं देखिए एक होता है फाइनेंशियल ईयर। क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? वित्तीय वर्ष। फाइनेंशियल ईयर। कभी आप लोग सड़क पे गए हो तो लिखा रहता है, देखिए ठहरिए यही है मधुशाला की दुकान, लिखा रहता है। ठीक, तो उसमें नीचे एक, हाँ क्या लिखा रहता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो हमारा जो देश है, हर देश का अलग अलग होता है ना, हर देश का अलग अलग होता है। तो जो हमारा तुम्हारा वित्तीय वर्ष है ये कब से कब तक है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। इतनी बात समझ में आई? ठीक, जहां तक हमें समझ में आ रहा है, अगर हम सही हैं तो शायद भारत के सभी राज्यों का वित्तीय वर्ष यही है, लेकिन शायद मध्य प्रदेश का वित्तीय वर्ष अलग है, शायद संभवतः, अगर हम सही हैं तो एक बार इसको देख लेना ना। कौन से राज्य की? मध्य प्रदेश के। शायद मध्य प्रदेश ने अपना वित्तीय वर्ष बदल दिया है, वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर किया है संभवतः। एक बार इसको पुष्टि कर लेना ना। ठीक, तो जो वित्तीय वर्ष है, वित्तीय वर्ष कब से कब की अवधि को कहते हैं? 1 अप्रैल से 31 मार्च ना। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? देखिए इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई इतनी बात? आगे राइट करते हैं। डालिए राष्ट्रीय आय मापन की विधियां। आप किन किन विधि से राष्ट्रीय आय माप सकते हो? राष्ट्रीय आय मापन की विधियां। राष्ट्रीय आय मापन की विधियां, राष्ट्रीय आय आप किन किन विधियों से माप सकते हैं? राष्ट्रीय आय मापन की कितनी विधियां हैं? देखिए नंबर 1 लिखिए, राष्ट्रीय आय मापन की 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 राइट करिए, आय विधि, इनकम मेथड। दूसरा लिखिए व्यय विधि। तीसरा लिखिए उत्पादन विधि। ठीक, कितनी विधि हैं? 3। राष्ट्रीय आय मापन की 3 विधियां हैं। एक है आय विधि, एक है व्यय विधि, एक है उत्पादन विधि। कितनी विधियां हैं? 3। आगे अच्छा हम बात करते हैं। देखिए अब यहां से पढ़ने के लिए 2 चीजें हमको और जानना जरूरी है। हम लोग 2 चीजें सीख गए ना, एक आर्थिक समृद्धि सीख गए हैं कि आर्थिक समृद्धि क्या होता है, और एक आर्थिक विकास, ये सीख चुके हैं ना। अब 2 चीजें हमको और जानना है। एक होता है घरेलू उत्पाद। क्या होता है? घरेलू उत्पाद, डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ना, एक होता है घरेलू उत्पाद, एक होता है राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए राष्ट्रीय आय में ये 2 चीजें जानना बहुत जरूरी है। एक होता है घरेलू उत्पाद, एक होता है राष्ट्रीय उत्पाद ना। इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? जीडीपी। इसको एनडीपी। ठीक, इसको हम कहेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसको हम कहेंगे नेशनल प्रोडक्शन ना। ठीक, घरेलू उत्पाद अच्छा किसे कहते हैं? घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? देखिए अगर
घरेलू, घरेलू मतलब क्या होता है? जो घर में हो ना। हमारा देश भारत है, हमारा देश भारत है। जो चीजें, ध्यान से समझना, जिसका उत्पादन भारत के अंदर हो वो घरेलू उत्पादन। जिसका उत्पादन भारत के अंदर हो, वो चाहे क्या चाहे बताओ? ठीक सुनिए, वो चाहे विदेशी कंपनी हो, जाहिर सी बात हम भारत में हैं, भारत में रह रहे हैं, भारत में कमा रहे हैं, भारत में कोई कंपनी तो हम तो हमारा तो है ही, लेकिन मान लीजिए भारत के अंदर जो तुम्हारा सैमसंग है, जो तुम्हारा एलजी कंपनी है, जो तुम्हारा वीवो है, जो तुम्हारा ओप्पो है, ये अगर तुम्हारे देश के अंदर प्रोडक्शन कर रही हैं, ये तुम्हारे देश के अंदर प्रोडक्शन कर रही हैं, तो उनकी जो भी आय है वो किस आय में आप इसको शामिल करेंगे? घरेलू उत्पाद। बात समझ में आई? घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? जो भारत की सीमा के अंदर जिसका प्रोडक्शन हो वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? घरेलू उत्पाद। अच्छा, राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहेंगे? अच्छा, जो देश, जो बाहर हो देश के, भारत में नहीं हो, जिसका उत्पादन भारतीयों द्वारा हो। अंतर दोनों में है। इसमें जिसका उत्पादन भारत में हो, वो चाहे विदेशी द्वारा हो चाहे वो अपने देश के द्वारा हो। इसमें क्या बताया? जिसका उत्पादन भारतीयों द्वारा हो। तो राइट कर लीजिए। जाहिर सी बात, जिसका उत्पादन, अगर राष्ट्रीय उत्पाद अभी नहीं समझोगे और घरेलू उत्पाद नहीं समझोगे तो आगे फिर बहुत दिक्कत हो सकती है। जिसका उत्पादन भारतीयों द्वारा हो, और इसमें हमने क्या बताया? जिसका उत्पादन कहां हो? जिसका उत्पादन भारत में हो। ठीक, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन पूछें। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति ए है, ए ने अपनी फैक्ट्री कहां पर, देखिए जैसे सुनिए, क्या इसमें ये चीज समझ में आ गई? नहीं। देखिए जैसे मान लीजिए अगर आप भारत में हैं, भारत में आपकी कंपनी, तो वो तो जाहिर सी बात भारत में तो है ही, लेकिन जैसे मान लीजिए कि आपके रतन टाटा है ना, और मुकेश अंबानी है, इनकी जो फैक्ट्रियां विदेशों में भी हैं ना, तो जो ये विदेशों में कमा रहे हैं ना, विदेशों में कमाने के बाद उनका पैसा तो अपने यहाँ आ रहा, तो वो किस में आ जाएगा? वो कौन सा उत्पाद माना जाएगा? राष्ट्रीय उत्पाद। कौन सा माना जाएगा? राष्ट्रीय, चूंकि वो भारतीयों द्वारा ना। अच्छा, मान लीजिए कि ए नाम का व्यक्ति है, वो भारत का है और वो अपनी कंपनी ऑस्ट्रेलिया में लगाए। कहा? ऑस्ट्रेलिया में। अब वो जितना वहां कमा रहा है वो पैसा वो भारत में भेजकर वो श्रीलंका भेज दे। कहां भेज दे? श्रीलंका। तो वो राष्ट्र कौन सी हो जाएगी? वो श्रीलंका का राष्ट्रीय उत्पाद माना जाएगा। वो किसका उत्पाद माना जाएगा? भाई वो क्या हमारे यहाँ आया? उसने जो प्रोडक्शन किया क्या हमारे यहाँ आया? नहीं आया ना। आया? नहीं आया ना। थोड़ा ध्यान से समझो भैया, अर्थशास्त्र है ना। वह कहा जाता है कि देश संविधान से चलत, लेकिन देश अर्थशास्त्रों से चलत ना। देश अर्थशास्त्र भी चलता। जो चीज समझ में ना आवे फिलहाल कोशिश करो समझे कि नहीं पूछ सको तो। ठीक, आगे राइट करते हैं हम लोग। लिखिए, राष्ट्रीय आय का मापन। राष्ट्रीय आय हम कितनी चीजों में पढ़ेंगे? राष्ट्रीय आय के द्वारा हम किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय में? तो पहले लिख लीजिए जीडीपी। किसका अध्ययन करेंगे? जीडीपी। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ना। दूसरा क्या है? एनडीपी, एनडीपी, जीएनपी, और अगला हो जाएगा एनएनपी। हाँ ठीक, लिख लीजिए ग्रास। जीडीपी का लिखिए ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन। एनडीपी क्या हो जाएगा? नेशनल ना होकर हो जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। नेट होगा, नेशनल नहीं होगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन अर्थात शुद्ध
शुद्ध घरेलू उत्पाद। एनडीपी मतलब क्या हुआ? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। फिर आगे क्या है? जीएनपी ना, जीएनपी हो जाएगा ग्रास नेशनल प्रोडक्शन। ग्रास नेशनल प्रोडक्शन, हिंदी में इसको क्या कहेंगे? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या कहेंगे? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और एनएनपी को क्या हो जाएगा? एनएनपी को क्या हो जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्शन। क्या हो जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्शन। हिंदी में क्या होगा इसको? हिंदी में क्या कहेंगे? शुद्ध, ठीक, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ना, ठीक, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक, आगे हम बात करते हैं। देखिए सकल घरेलू उत्पाद क्या है? देखिए उत्पादन दो चीजों का होता है ना। उत्पादन कितने चीजों का होता है? दो। कौन कौन से? उत्पादन दो चीजों का होता है। किन किन चीजों का होता है? आप दो ही चीजों का तो उत्पादन कर सकते हैं। कौन कौन? एक गुड्स का, एक सर्विस का, एक वस्तु का, एक सेवा का। ठीक, तो अगली हेडिंग डाल लीजिए जीडीपी। हम लोग जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे कल। देखिए जीडीपी ना, हम बताएं कि जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन, वो दो चीजों का होगा ना। या तो सर्विसेज का होगा और या फिर गुड्स का होगा, या तो वस्तु का होगा या फिर सेवा का होगा। जैसे मान लीजिए मार्कर है तो ये क्या है? वस्तु है। क्या है? वस्तु है। अगर ये मोबाइल है तो ये क्या है? वस्तु है ना। लेकिन जैसे हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं ना, तो हम अपनी क्या दे रहे हैं? सेवा दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं ना। ठीक, देखिए अब उत्पादन दो तरीके से फिर होता है। उत्पादन के लिए दो चीजें होती हैं, एक मध्यवर्ती उत्पादन, एक अंतिम उत्पादन। क्या बताया? समझ लेना, कल नहीं बताया जाएगा। एक होगा मध्यवर्ती उत्पादन और एक होता है अंतिम उत्पादन। ये मध्यवर्ती उत्पादन और अंतिम उत्पादन क्या होता है? मध्यवर्ती उत्पादन और अंतिम उत्पादन क्या होता है बताइए। देखिए सकल घरेलू आय में मध्यवर्ती उत्पादन को हम नहीं काउंट करते हैं। हमने क्या बताया? नहीं शामिल करते हैं। क्यों? जैसे सुनिए, जैसे मान लीजिए कि आपने, एक किसान है, उस किसान का नाम क्या है? बी। एक बी नामक किसान है और उसने क्या उगाया? आलू। क्या उगाया? आलू। अब इस आलू को ना एक व्यापारी ने खरीदा, एक व्यापारी, और उस व्यापारी का नाम क्या है? सी। व्यापारी का नाम क्या है? सी। अब इस व्यापारी ने पार्ले, जो पार्ले कंपनी होती जहां पर चिप्स बनता है, उसको बेच दिया। तो देखिए यहां पर जो ये आलू व्यापारी को दिया, ये मध्यवर्ती उत्पादन होगा। ये कौन सा उत्पादन हुआ? मध्यवर्ती उत्पादन। और जो ये व्यापारी ने पार्ले, जो कंपनी, जो चिप्स बनाने वाली कंपनी है, इसको दिया, तो यहां पर जो चिप्स बिकेंगी जाके, वो अंतिम उत्पादन होता है। और सकल घरेलू आय में हम अंतिम उत्पादन को शामिल करते हैं, मध्यवर्ती उत्पादन को शामिल नहीं करते हैं। समझ बात आई? दूसरा एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए, सुनिए, जैसे अपोलो नाम सुना है? अपोलो टायर नाम सुना ना? जैसे मान लीजिए कि अपोलो टायर है, ये टायर अपने बनाती है ना, ये टायर अपना बनाती है। तो जैसे तुमने इससे टायर लाकर अपनी बाइक में चढ़वा लिया, तो मध्यवर्ती उत्पादन हुआ। क्या हुआ? मध्यवर्ती उत्पादन हुआ। लेकिन मान लीजिए एक गाड़ी है, और गाड़ी का क्या नाम है? गाड़ी का नाम बताओ। हीरो हांडा। ठीक, हांडा गाड़ी है। कौन सी गाड़ी है? हांडा। अच्छा, क्या हांडा गाड़ी टायर भी बनाती है? नहीं बनाती ना। हांडा गाड़ी, जो हांडा कंपनी है, वो टायर बनाती है? नहीं बनाती। तो हांडा कंपनी क्या करती है? वो अपोलो कंपनी से टायर खरीद लेती है। अपोलो कंपनी से टायर खरीद लेती है। अच्छा बताइए, जब हम लोग हांडा गाड़ी लेने जाते हैं तो क्या रहता है कि 80,000 की गाड़ी है और 3,000 के टायर है? ऐसे नहीं रहता ना।
जो अंतिम उत्पादन गाड़ी का हुआ 80,000 में सारी चीजें इंक्लूड है, सारी चीजें इंक्लूड है। तो क्या मध्यवर्ती उत्पादन और अंतिम उत्पादन समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो हम लोग कल क्या पढ़ेंगे? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। कैसी लगी क्लास? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दिया करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।